हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह साथी तेरा प्यार अगले जन्म तक भाग 5 है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसकी आवाज़ सुन युवराज कुछ दूर पहले ही जो गया था वो भागते हुए नंदिनी के पास आया। उसे बेहोश देख वह घबरा गया। वह जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और आश्रम लेकर आ गया। तब तक अर्जुन और तानी भी वहां पहुंच चुके थे। उसकी ऐसी हालत देख उसके बाबा को चिंता के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर में नंदिनी को होश आ गया। वह बहुत डरी हुई थी। उसके बाबा अभी कुछ पूछने ही वाले थे कि युवराज ने उन्हें रोक लिया। सॉरी सर, आप उसकी हालत को देखिए, डरी और सहमी सी है। ऐसे में वो आपकी किसी भी सवालों का जवाब देने में असमर्थ है। उसके बाबा शांत हो गए। तानी नंदिनी से पूछती है, तुम अब ठीक हो? नंदिनी अपने बाबा की तरफ देखा तो उदास हो गई। उसकी नजरें शर्म से नीचे हो गई थी। युवराज उसकी स्थिति को भांप लिया और तानी अर्जुन के साथ कमरे से बाहर निकल आया। युवराज उन दोनों से कहता है, तुम दोनों होटल जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। उसके इस तरह की बात सुन तानी और अर्जुन दोनों को हैरानी बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि तानी पूछी, यह फिक्र क्यों और किसके लिए? नंदिनी के लिए, जिसे तुम अपने प्यार के काबिल नहीं समझते हो। युवराज सिंह राठौर, जो अभी कुछ समय पहले अपनी शादी फिक्स करके आया है, उसे नंदिनी की चिंता सता रही है, जो उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा गम देने वाला है। अर्जुन ने कहा, छोड़ो तानी, ऐसे भी युवराज को जो करना होता है वही करता है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब से वो कोसों दूर है। हमने ही उसे गलत समझ लिया था। दोनों वहाँ से होटल के लिए निकल जाते हैं। युवराज वहीं बैठे अपने दिल की गहराई, जिसमें नंदिनी के लिए अपार प्रेम था, उसे महसूस करते ही उसके आंखों से बहते आंसू उसकी मजबूरी और व्यथा का सबूत दे रहे थे। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर अपने आंसुओं को बहने दिया। नंदिनी अपने बाबा के पास जाकर उनके पैरों के पास बैठ जाती है। वह बोली, मैं जानती हूँ कि आपसे मैं जो भी कहूँगी आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। काम ही मैंने ऐसा ही कुछ किया है कि मैं आपका विश्वास खो दी, लेकिन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा। उसके बाबा ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मैं आज भी तुझ पर पूरा भरोसा करता हूँ बेटा। तू मेरी बेटी है। मैं जानता हूँ कि तू कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुझे तकलीफ़ हो। मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है। तुझे कुछ हो जाएगा तो कभी सोचा है कि तेरे बाबा और तेरी अम्मा कैसे जिंदा रहेंगे? तेरे भाई के जाने का गम तो हम बर्दाश्त कर गए, लेकिन तेरे जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। बस डर लगता है। यह गांव अनजान है, यहाँ लोग अजनबी है। ऐसे में तुम्हारा बाहर निकलना ठीक नहीं है। नंदिनी बोली, आप फिक्र मत कीजिए बाबा, यह गांव, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। और फिर मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे साथ तानी रहती है। आप चिंता ना करें, मैं अपनी सुरक्षा का खूब ध्यान रखती हूँ। अब आप सो जाइए, कल से आपको महायज्ञ में बैठना है। वह खिड़की से देखी तो विराज अभी तक बाहर बैठा हुआ था। वह उसे देख बाहर निकल आई और उसके साथ बैठ गई। वह पूछा, अब कैसी है तबीयत? अच्छी हूँ, लेकिन आप अभी तक यहीं रुके हो? रात काफ़ी हो गई है, आप होटल चले जाइए। युवराज पूछा, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? यह सुन नंदिनी गंभीर हो गई। वह बोली, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। युवराज उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए और उसकी आंखों में गंभीरता से देखते हुए कहा, तुम्हारी हर बात पर भरोसा है मुझे। तुम्हें नहीं मालूम कि उस समय मैं कितना डर गया था, और यदि भरोसा ना होता तो मैं यहाँ रुका हुआ नहीं होता। उसका ऐसे अपने प्रति विश्वास देख नंदिनी की पलकें भीग गई थी। आंखों से निकल रही आंसू को अपने हाथों पर महसूस करते युवराज उससे पूछते हुए बोला, बहुत कीमती है, इससे बहने मत दो। वह पल, वह प्यार जो दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन मजबूरियों ने उन्हें बांध रखा था। बाबा से किया हुआ वादा नंदिनी को याद आ जाता और युवराज को वसुंधरा जी का शर्त। दोनों करीब होते हुए भी दूर हो जाते हैं। नंदिनी ने कहा, जब आप वहाँ मुझसे मिलने नहीं आए और इंतज़ार करते करते शाम हो गई तो वहाँ से निकलने लगी। कुछ दूरी पर एक लड़की मुझे बैठी हुई दिखाई दी, कपड़े जैसे यहाँ की औरतें पहनती हैं, लहंगा चुन्नी, सिंपल वही पहन रखी थी। मैंने बहुत पूछा उसके बारे में, उसका चेहरा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो मैं उसके पास चली गई, और जब वो पलटी तो उसे देखे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके नाक से खून निकल रहे थे।
आंखों में पीड़ा और गुस्सा नजर आ रहा था। उसका दर्द मुझे उससे बांध रही थी, जिसे मैं महसूस कर रही थी। युवराज पूछा, कौन थी वह? नंदिनी के कंठ सूख रहे थे, सांसें तेज हो रही थी। वह बोली, वह लड़की मैं खुद थी सर। यह सुन युवराज को झटका लगा। क्या कहा? हाँ सर, वह मैं थी। वह मुझे अपनी लगी। मैंने खुद को वहां देखा। कहते कहते नंदिनी रोने लगी तो युवराज उसे अपने गले से लगा लिया। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। चलो तुम सो जाओ अब। नंदिनी के सोने के बाद वहां से उठकर वह नदी किनारे उसी जगह पर गया। उसने अपने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वह कुछ दूर तक ढूंढता रहा और फिर वापस अपने होटल आ गया। अगले दिन पूजा जोरों शोरों से आरंभ होने वाली थी। आज से 30 दिन का कठोर महायज्ञ का प्रारंभ था। मंदिर और पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। छोटा सा मेला गांव में लग गई थी। जिसने भी सुना वो भी इस पूजा में अपना योगदान देना चाह रहा था और इस पूजा का गवाह बनना चाह रहा था। वसुंधरा जी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसी वक्त उनकी कानों में किसी की स्वर सुनाई दी। बुआ! उनकी भतीजी नैन्सी थी, जो ब्लैक कलर की स्टाइलिश डंगरी पहन रखी हुई थी। दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जो भी उसे देखा तो देखते ही रह जाए। नैन्सी, मेरी बच्ची! उसे अपने गले से लगाते हुए वसुंधरा जी ने कहा। तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बुआ, मैं तो बिल्कुल अच्छे से आई हूँ। तू बिल्कुल सही समय पर आई है। चल अब जल्दी से फ्रेश हो जा। बुआ और भतीजी एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। कुछ समय बाद वसुंधरा जी ने कहा, नैन्सी, युवराज की तस्वीरें दिखाते हुए, यह आपका होने वाला सोलमेट है। नैन्सी युवराज का फोटो देख सरप्राइज्ड हो जाती है। मिस्टर युवराज सिंह राठौर, वर्ल्ड फेमस बिजनेस टाइकून। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जो मेरा क्रश है वही मेरा जीवन साथी बनेगा। थैंक यू बुआ, दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट देने के लिए जो आज आपने मुझे दिया है। वसुंधरा जी बोली, बेटा अब आपको अपनी इस खूबसूरती और प्यार के मुंह में युवराज को पूरी तरह से बांध लेना है, ऐसा कि वह आपके सिवा कुछ और सोच ही ना पाए। फिर जैसा आप कहें वैसा वह करता जाए। नैन्सी ने पूछा, लेकिन बुआ, मैंने तो कभी आपको और पापा को तो इस बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। फिर आपको कैसे मालूम चला कि मैं युवराज को प्यार करती हूँ? उसकी बुआ ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त ही तो पता चला है। खैर छोड़िए, जल्दी से रेडी होकर मंदिर पहुँचिए, वहाँ महायज्ञ हो रहा है। हमारे लिए हमारा वंश तो आप ही हैं। उस महायज्ञ में आपको शामिल होना है। नैन्सी पूछी, आप क्यों नहीं चल रही हैं? आप भी चलिए ना। इस गांव की महारानी साहिबा हैं आप। आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। काश हम चल पाते तो ज़रूर चलते, लेकिन नहीं जा सकते। उस मंदिर की सीढ़ियों पर अपना कदम नहीं रख सकते हैं। आप इस बारे में ज़्यादा मत सोचिए। वहाँ पर आपका सोलमेट युवराज भी मिलेगा। नैन्सी खुद को आईने में निहारते हुए, क्या खूबसूरती है, क्या अदा है, जो देखे कायल हो जाए। मिस्टर युवराज, आपको यह पैलेस चाहिए और मुझे आप। यह खूबसूरती भी मुझे अपनी बुआ से ही तो मिली है, और तुम भी। मैं आ रही हूँ, मेरा इंतज़ार करना। नंदिनी भी आज बहुत ही खूबसूरत सजी थी। लाल रंग की साड़ी, बालों में गजरा, माथे पर कुमकुम लगाई थी। आज वो परी जैसी दिख रही थी। उसके बाबा ने कहा, बेटा आज मैं महायज्ञ में बैठूंगा। मैं आज से उस मंदिर में ही रहूंगा जब तक इस यज्ञ का समापन नहीं हो जाता। तुम्हारी चिंता हो रही है, यहाँ अकेले आश्रम में कैसे रहोगी? तभी टानी आते हुए बोली, हम हैं ना बाबा, आप निश्चिंत होकर जाइए। नंदिनी हमारे साथ होटल में रुक जाएगी। यह सुन उसके बाबा ने राहत की सांस ली। नंदिनी टानी साथ में मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। युवराज फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अचानक उसे नंदिनी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो उसे देखता ही रह गया। नंदिनी भी बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, जैसे उसकी खूबसूरती उसका कदम चूम रही हो। युवराज को देख नंदिनी शर्मा कर अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। गाड़ी में बैठ सभी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर के पास युवराज ने कहा, मैंने कहा था ना, मंदिर की सीढ़ियों पर पहला कदम तुम्हारे साथ ही रखूंगा। आज वह दिन है, वह पल था जिसका इंतजार सदियों ने किया था। दोनों अपना पहला कदम मंदिर की पहली सीढ़ी पर जैसे रखते हैं, वैसे ही मंदिर परिसर में लगी घंटियां जोर जोर से बजने लगती है। एक शक्ति उन दोनों को महसूस होती है। अचानक से घंटियां बजना सभी के लिए आश्चर्य से भरा था। उन घंटियों की आवाज़ इतनी तेज थी कि गांव से कुछ किलोमीटर
दूर एक ऊंची पर्वत पर साधना में बैठे महात्मा का ध्यान भंग कर दिया। वो अपनी आंखें खोल उस शक्ति को एहसास किए। उस महात्मा को ऐसे आश्चर्य में देख उनके चेले ने पूछा, गुरुदेव, आपका ध्यान कैसे भंग हो गई? आप इतने विचलित क्यों हो गए? महात्मा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोले, वह दोनों लौट आए हैं। वह मंदिर का दरवाजा जिसके आने का इंतजार कर रही थी, अब वह लौट आए हैं। फिर एक बार उनकी प्रेम कहानी लिखी जाएगी। चेले ने कहा, नंदीग्राम जाने का हमारा वक्त आ गया है क्या गुरुदेव? अभी नहीं, हमारे जाने में अभी समय है। जब तक माँ काली का बुलावा नहीं आता, हमें इंतजार करना होगा। दोनों अभी सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे थे कि पीछे से, युवराज! यह सुन दोनों पलटे तो सामने नैन्सी थी। युवराज सीढ़ियों से नीचे आ गया और नंदिनी वहीं अचंभित खड़ी रही। तानी ने कहा, चलो नंदिनी, ऊपर पूजा आरंभ हो गई है। वह ना चाहते हुए भी तानी के साथ चली गई, लेकिन अपना मन युवराज के पास ही छोड़ गई। आई एम नैन्सी, वसुंधरा जी की भतीजी, नैन्सी ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे जीवन साथी बनोगे। यह कहते हुए नैन्सी उसके करीब आ रही थी। तभी युवराज उसे खुद से दूर करते हुए बोला, हमारी शादी अभी तय हुई है, इसलिए जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना। एक बात क्लियर कर देता हूँ, यह खबर बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, वरना यह शादी तुम भूल जाना। यह का युवराज दौड़ते हुए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ गया। नैन्सी खुद से ही, यह क्या, ना हाय ना हेलो, अरे मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर भी यह नॉर्मल कैसे रहा? पहली बार कोई मुझे अपने करीब आने से मना किया। मुझे मेरी खूबसूरती के बारे में बिना कोई कम्प्लीमेंट दिए चला गया। कोई बात नहीं मिस्टर युवराज, एक बार शादी हो जाए फिर रोज आप मुझे कम्प्लीमेंट ही देंगे। वह मंदिर में आकर महायज्ञ में बैठ गई। नंदिनी युवराज को देखे जा रही थी और मन में उठ रहे अपने सवालों को दबाना चाह रही थी। युवराज भी चोर निगाहों से देख रहा था उसे और उसके मन में उठ रहे सवाल को समझ रहा था। सुबह से शाम हो गई। महायज्ञ की रोशनी चारों दिशा में फैल रही थी। तभी नंदिनी को एहसास हुआ कि पूरा मंदिर परिसर खाली है। वह अपने चारों तरफ देख हैरान थी। उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। वह परेशान हो गई। बाबा, तानी, अर्जुन, सभी का नाम लेकर पुकारने लगी। सभी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे। महायज्ञ हो रही थी यहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा देखकर लग रहा है कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। युवराज, युवराज आप कहाँ हो? सभी कहाँ गए? गर्भगृह के दरवाजे की तरफ देखती है तो एक धीमी रोशनी उसे नजर आ रही थी। वह मन में, यह दरवाजा तो बंद है, फिर रोशनी कहाँ से आ रही है? यह क्या हो रहा है मेरे साथ? पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखा तो वो डर गई। वो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। नंदिनी, आवाज सुन उसने राहत की सांस ली। देखा तो युवराज है। चारों तरफ नजरें घुमाई तो सब कुछ सामान्य हो चुका था। युवराज ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही थक गई हूँ। उसकी ऐसी हालत देख वह परेशान हो जाता है। चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वह पूछी। चलो मेरे साथ बिना किसी सवाल के। वह उसके साथ चली गई। नैन्सी की भी नज़रें युवराज को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वह दिखता कैसे? वह तो वहाँ पर था ही नहीं। दोनों गाड़ी में बैठ वही नदी किनारे आ गए। यहाँ क्यों आए हैं हम? ताकि तुम रिलैक्स हो सको। यहाँ आने के बाद मन शांत हो जाता है, जैसे यह जगह सिर्फ हमारा ही इंतजार कर रही हो। दरअसल युवराज नंदिनी को यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि वह उस लड़की को देख सके। दोनों वहाँ बैठे रहे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो युवी को अचंभित कर सके। वह खामोशी से नदी की बहती धारा को देखकर उसे सुकून मिल रहा था। वह बोला, अब चले, रात हो गई है, कल दिन में आते हैं। युवराज मन में ही, हो सकता है वह जो भी है नंदिनी के साथ मुझे देखा तो नहीं आई हो। कल दिन में कोशिश करता हूँ। होटल पहुँच युवराज बोला, जाओ अपने रूम में सो जाओ, मैं बगल में ही हूँ। कुछ भी होगा डरना नहीं, मैं हमेशा यहीं रहूँगा। युवराज अपने कमरे में आ जाता है। उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई दी। देखा तो उसकी बड़ी माँ लीलावती थी। वह पूछा, बड़ी माँ कैसी हैं आप? वह बोली, पहले यह बताओ तुम हो कहाँ? ना फ़ोन ना खबर, भूल गए क्या? तुम्हारा परिवार भी है? मैंने बताया था माँ को, एक ज़रूरी बिजनेस डील के लिए बाहर आया हूँ। साथ में तानी और अर्जुन भी है। कुछ समय लगेगा, होते ही वापस आ जाऊँगा। बड़ी माँ बोली, ठीक है, लेकिन हमें खबर करते रहना। युवराज अपने बेड पर लेट गया।
वो भी बहुत थक चुका था। उसे भी थोड़ी नींद आने लगी थी। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद किया, पैलेस, मंदिर, गांव, एक लड़की की मीठी स्वर जो उसका नाम पुकारती है उसके कानों में गूंजने लगी। वह उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। वह उठकर बैठ जाता है। फिर से वही सपने जो मुझे आज तक सता रहे हैं। कब मैं इनकी गुत्थी सुलझा पाऊंगा। अपने बचपन को याद करने लगता है, जहां वो 10 साल का था। एक लेडीज अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी और पास में वो बैठा सिसक सिसक कर रो रहा था। वह बोला, माँ आप प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए। वह लेडीज़ बोली, बेटा रो मत, बड़ी माँ है, पापा है, वह सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमसे बहुत प्यार करेंगे। वह लेडीज़ युवराज की माँ थी। वह बोली, बेटा मेरा एक सीख हमेशा याद रखना, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार और सम्मान बड़ी माँ को देना। वो हैं तभी तो मेरी ज़िंदगी में तुम आए। बेटा बहुत एहसान है उनका, मुझसे वादा करो यदि वो जो भी चाहें उसे तुम पूरा करोगे, उनसे कभी कोई सवाल नहीं करोगे, उनकी हर इच्छा का मान रखोगे। वादा करो बेटा। युवराज बोला, हाँ माँ मैं आपसे वादा करता हूँ। वो अपने अतीत से बाहर आया। उसकी आंखें अपनी माँ की याद में नम हो गई थी। वह अपनी वॉलेट निकाल जिसमें उसकी माँ की तस्वीर थी। माँ आपसे किया हर वादा पूरा करूँगा, चाहे मुझे मेरी खुशियाँ ही क्यों न त्यागनी पड़े। आज मैं जो कुछ भी हूँ बड़ी माँ की बदौलत से ही हूँ, इसलिए बड़ी माँ की हर इच्छा पूरा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन मैं इन सब के बीच में अपने अस्तित्व को ही भूल गया हूँ। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ। वह बचपन से आ रहे सपने के पीछे का रहस्य क्या है। दुनिया के लिए तो मैं युवराज सिंह राठौर हूँ, लेकिन खुद ही मैं अपनी पहचान से अनजान हूँ। देखो न माँ, जब से नंदिनी आई है तब से मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। उसको देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ, उसको अपने करीब रखना चाहता हूँ कि उसे अपनी ज़िंदगी से दूर ना जाने दो। लेकिन मेरी बेबसी तो देखिए, चाह कर भी उसे अपने दिल की फीलिंग नहीं बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब उसे मेरा सच मालूम चलेगा तो वह टूट जाएगी, लेकिन क्या करूँ माँ, टूटना तो मुझे भी है। इधर वसुंधरा देवी भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी भी डर से बुरी हालत हो रखी थी। यहाँ आने के बाद फिर से वही सब कुछ शुरू हो गया मेरे साथ। बोला था भाई साहब को कि वो भी मेरे साथ ही आ जाए, लेकिन नहीं, वह तो आराम से वहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर वही सब मेरे साथ फिर से घटने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। क्या था वसुंधरा देवी का डर? क्यों नंदिनी अपने ही ख्यालों से परेशान थी? क्या युवराज को पहले से ही उस गांव के राज मालूम थे? क्या महायज्ञ से मंदिर का दरवाज़ा खुलेगा? वसुंधरा देवी और उसके भाई साहब उस मंदिर के दरवाज़ा क्यों खोलना चाहते थे? युवराज का वह राज जो उसने सभी से छुपा कर बैठा था, यह सब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।